नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नागेंद्र पाठक। आप देख रहे हैं बनारस ग्लोबल टाइम्स। दोस्तों, आज हम आज की कार्यक्रम में चर्चा करेंगे बीमा सेक्टर पर। भारत में बीमा सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा बीमा एक तरह से कहते हैं कि बाजार है और बहुत सी कंपनियां इसमें काम करती हैं। लोगों को तरह तरह के बीमा की जरूरत पड़ती है और प्रोडक्ट उपलब्ध भी रहते हैं, तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री M.K. पांडे जी, जो आर्थिक विश्लेषक हैं और हमेशा आपके सामने आते रहते हैं। तो आज हम इनसे चर्चा करेंगे बीमा सेक्टर पर। तो पांडे जी, बीमा सेक्टर जो है भारत में एक बहुत बड़ा सेक्टर है, तो ये बीमा होता क्या है और इसका क्या महत्व है? धन्यवाद पाठक साहब। ये जब आप बनारस ग्लोबल टाइम्स का जो वित्तीय साक्षरता बढ़ाने का जो प्रयास है, और हम लोग पिछले करीब 1 वर्ष से इसमें आपके साथ प्रयास कर रहे हैं। जी। और उसमें ये बीमा वाला जो हिस्सा था अभी तक अछूता था, और बहुत आपने अच्छा किया कि इस मुद्दे को भी आज चर्चा में ले आए हैं, क्योंकि जो वित्तीय बाजार है उसमें मुख्यतः बैंक, बीमा, म्यूचुअल फंड, मनी कैपिटल मार्केट वगैरह की जो बात कहें ये उसमें है। तो बीमा एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, और बैंकिंग से ज्यादातर लोग परिचित हैं, जुड़े हुए हैं। बीमा से अभी उतने जुड़े हुए लोग नहीं हैं। बीमा के मामले में अभी भी बहुत ही कहा जाए मार्केट में, भारत में खास करके एवरेज देखा जाए तो 10% से कम का पेनिट्रेशन है। तो भारत एक अंडर इंश्योर्ड कंट्री है भारत में, और इसीलिए बहुत बड़ा पोटेंशियल है। तो जो आपका मूल प्रश्न है कि बीमा है क्या, बीमा अपने आप को जैसे हमारी जिंदगी में, हर व्यक्ति के जिंदगी में, जिंदगी से हर चीज में कह सकते हैं, केवल जिंदगी में नहीं, तमाम तरह के रिस्क से हम लोग एक्सपोज्ड हैं, रिस्क के साथ ही चलते हैं। रिस्क हमेशा एक फियर ऑफ लॉस है, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस है। तो फियर ऑफ लॉस कह लीजिए, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस कहिए, लॉस कैन बी ऑफ एनी एक्सटेंट। और लॉस के बाद आपके पास जो कंसर्न पर्सन है उसके पास उस सिचुएशन में, उस इवेंचुअलिटी में ऐसा कौन सा कुशन है जिस पर वो डिपेंड करेगा, तो वो बीमा है। उदाहरण के तौर पर जो आमतौर पर प्रचलित बात होती है, जो ज्यादा पेनिट्रेशन है जिसका, मोटर का इंश्योरेंस, हम लोग स्कूटर का, कार का इंश्योरेंस और तमाम व्हीकल का इंश्योरेंस कराते हैं। एक्सीडेंट हो जाता है, टूट फूट हो जाता है, उसका इंश्योरेंस मिल जाता है। यदि कोई थर्ड पार्टी को कैजुअलिटी होती है तो उसकी नुकसान हमको नहीं इंश्योरेंस कंपनी बेयर करती है। चोरी हो जाती है, ये हम उदाहरण के तौर पर इसलिए कह रहे हैं कि एक इंसिडेंस हुआ, हमारा लॉस हुआ, हमारी गाड़ी चोरी हो गई, हमको कल फिर गाड़ी चाहिए। तो अब वहां पर इस रिस्क से प्रोटेक्ट करने के लिए, इस लॉस से हमको के चोट से बचाने के लिए कौन सा कुशन आएगा? बीमा। गाड़ी चोरी हो गई, आप उसके बीमा का क्लेम करिए, और जो उसकी अपनी विभागीय प्रक्रिया, उसके हिसाब से फिर जो उसका इंश्योर्ड अमाउंट है वो हमको मिल जाएगा। तो एक राहत की बात होगी। तो बीमा वही है जो कि किसी भी लॉस की स्थिति में हमारे मदद के लिए खड़ा हो जाता है। लाइफ इंश्योरेंस भी बहुत आप निश्चिंत होकर काम कर सकते हैं। रिस्क को बचाने के लिए, रिस्क को मिटिगेट करने के लिए आपके पास एक रिस्क से आपको हेज करने के लिए एक कोई जो चीज उपलब्ध है वो आपका बीमा है। जी। तो भारत में बीमा ग्राह्यता जो कितने लोग बीमा कराते हैं और इसका भविष्य कैसा है? देखिए, भारत में अभी जो पेनिट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस है वो बहुत कम है। इंडिया अनइंश्योर्ड ज्यादा है इन ऑल सेक्टर, लाइफ इंश्योरेंस में भी और हेल्थ अदर देन नॉन लाइफ इंश्योरेंस में भी। अभी सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद, जैसे सरकार की ओर से जो प्रयास, में ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अभी जो आयुष्मान कार्ड आया वो एक तरह से हेल्थ इंश्योरेंस है। सरकार ने बड़े पैमाने पर आयुष्मान कार्ड लोगों को दिए, एक तरह से कहा जाए 5 लाख का उनका हेल्थ का इंश्योरेंस कराया।
जी तमाम मतलब इस तरह के जो सरकारी योजनाएं आई उसमें इंश्योरेंस को बढ़ाने का ही प्रयास किया गया। उसके बावजूद अभी अपने देश में इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है बहुत कम है, ग्लोबल एवरेज की तुलना में बहुत नीचे है। इसलिए भारत में इसका स्कोप बहुत ज्यादा है इंश्योरेंस को बढ़ाने का। डेवलपमेंट के लिए जैसे किसी भी अर्थव्यवस्था व्यक्ति से ही बात करें, उसके डेवलपमेंट के लिए बीमा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसीलिए डेवलप्ड इकोनॉमी में बीमा का पेनिट्रेशन ज्यादा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के यदि हम लोग बात करें, जहां पर जिसको कि आर्थिक महाशक्ति के रूप में हम लोग जानते हैं, जो है भी, वहां पर सबसे ज्यादा लोगों के पास इंश्योरेंस है। तो इंश्योरेंस आप मतलब हर व्यक्ति को एक निश्चिंतता देती है कि आप लॉस को चिंता छोड़िए, आप काम पर ध्यान दीजिए, और यदि कोई इवेंचुअलिटी हुई तो आप सड़क पर नहीं होंगे। देयर इज समवन टू हेल्प यू आउट। उदाहरण के तौर पर यदि कहा जाए कि घर में कोई एक व्यक्ति है, नौकरी कर रहा है या व्यापार कर रहा है, सोर्स ऑफ इनकम उसके पास है, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाना भी सुरक्षा की गारंटी नहीं है जब तक कि सुरक्षा का कवर न बढ़ाया जाए। यदि कुछ ऐसी इवेंचुअलिटी हो जाती है तो कल के डेट में उसके पास तो सोर्स ऑफ इनकम ड्रॉप हो जाएगा। अब ऐसे हम उदाहरण के लिए केवल एक बात मैं कह रहा हूँ, इसको अरिथमेटिकली बहुत मतलब एक्यूरेट ना कहा जाए। हम जैसे कि ये बात कहते हैं कि किसी के परिवार में 1 लाख रुपए महीने की आमदनी हो रही थी, कोई ऐसी तो भगवान न करे ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए कि जो सोर्स ऑफ इनकम था वो ड्रॉप हो गया, तो अब उस परिवार को 1 लाख रुपए तो चाहिए, चूंकि उसके सारे खर्चे, उसके लोन, बच्चों के जो भी उसके घर के खर्चे होंगे उसके हिसाब से चल रहे होंगे। अब 1 लाख रुपए महीने उसको देने वाला कौन होगा? केवल अपना इंश्योरेंस यदि होगा तो, अब दूसरे उसके लिए एंसेस्ट्रल इनकम दूसरे को आप छोड़ दीजिए, केवल इंडिविजुअल में बात करिए तो उस व्यक्ति के जाने के बाद उसका इनकम 0 हो गया। अब उसको कंपनसेट करने के लिए 1 लाख रुपए के महीने की इनकम चाहिए, तो आज की तारीख में यदि देखा जाए तो कम से कम 1.25 करोड़ रुपए यदि उसके पास आएगा तो उसका इंटरेस्ट वगैरह मतलब हम लगभग बता रहे हैं करीब 90,000 से 1 लाख रुपए के बीच में। तो उस व्यक्ति के पास उसके जाने के तुरंत बाद यदि घर को 1 करोड़ 25 लाख रुपए मिलते हों तब जाकर के उसका मतलब जीवन यापन पर तुरंत एडवर्स इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। उस आदमी के जाने का जो लॉस है, इमोशनल लॉस है, बाकी उस लॉस को छोड़ दीजिए, जो फाइनेंशियल कल से जो रोटी सब्जी की जरूरत, जो दाल रोटी की जरूरत पड़ेगी उसके लाले ना पड़े, बच्चों के स्कूल की फी देना ना बंद हो जाए, उसके लिए उसको इतने रुपए का चाहिए। और ये कौन देगा? इंश्योरेंस देगा। तो इंश्योरेंस की पोजीशन इतना क्रिटिकलिटी है, लेकिन फिर भी अभी इंडिया में इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बहुत कम है। तो ये जो ग्राह्यता कम है, तो ये क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पर या तो वित्तीय साक्षरता की कमी है, और या तो लोगों के इनकम कम है, या लोग चाहते हुए कि हम जो पैसा भविष्य के लिए उनको देना पड़ रहा है और वर्तमान में उनकी जरूरत है उसको पूरा करने के लिए, तो ये कारण क्या हो सकते हैं? आपने मेरे हिसाब से जो तीनों पॉइंट बताए, तीनों कारण है, तीनों का मिला जुला कारण ये है जी। पहली बात अवेयरनेस की कमी, मतलब वित्तीय साक्षरता की कमी है, तो मतलब अवेयरनेस भी नहीं है। इनकम की भी कमी है जी। वर्तमान में ही इतने काम सामने दिखलाई पड़ते रहते हैं कि हम इसको भूल जाते हैं कि नहीं, हमको ऐसे होने पर इन परिस्थितियों के लिए हम क्या करें। मतलब जैसे कॉन्टिजेंसी जिसको कहते हैं कॉमर्स में, ये इंश्योरेंस एक कॉन्टिजेंसी है। तो कॉन्टिजेंसी प्लान करने के लिए कोई सरप्लस निकालना, वो वित्तीय साक्षरता होगी तो मजबूर करेगा अपने आप को कि हम इतने में से इतना तो हमको बचा के रखना ही रखना है। तो साधन की भी कमी है, मतलब इनकम से मेरा कहने का अभिप्राय है। दूसरी बात क्या एक चीज और इसमें है सर, कि इंश्योरेंस को एज ए इंश्योरेंस प्रोडक्ट बताने के लिए मैं आपके बात में एक और केवल एडिशनल पॉइंट उसमें जोड़ना चाहूंगा कि जो इंश्योरेंस को प्रमोट करने वाले जो लोग हैं, इंश्योरेंस आम मतलब अपने देश में आप देख लीजिए, आज की तारीख में जब से ये ऑनलाइन लोग इंश्योरेंस लेने लगे, उसको छोड़ दीजिए, अभी तक इंश्योरेंस बिजनेस थ्रू एजेंट्स होता है। कोई भी लाइफ इंश्योरेंस से लेकर के नॉन लाइफ इंश्योरेंस का हो, कोई ना कोई एजेंट आता है, एजेंट आकर के हमको बताता है और एजेंट के जरिए ही बीमा का काम होता है। अब उस एजेंट को यह ध्यान देना होगा कि हम बीमा का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लोगों को
बीमा निवेश के तौर पर बताया जाएगा तो कभी भी उसको आकर्षित नहीं करेगा, क्योंकि इंश्योरेंस केवल इंश्योरेंस है, वो बचत का साधन नहीं है। ये यदि इतने क्या बताएं, इतनी पारदर्शिता के साथ यदि लोगों को बात बताई जाए तो हमको लगता है इंश्योरेंस कराने में किसी को दिक्कत नहीं होगी। उदाहरण के तौर पर तमाम अभी टीवी पर या तमाम विज्ञापन देखते हैं, 300 रुपए मान लीजिए 1 करोड़ का बीमा, ऐसा करके आता है। ठीक है, वो विज्ञापन है, हो सकता है 300 रुपए में 1 करोड़ का बीमा ना मिलता हो, कारण कि उसमें कई फैक्टर निर्भर करते हैं, एज का फैक्टर निर्भर करता है। लेकिन यह भी सच है कि यदि किसी व्यक्ति को केवल हम इंश्योरेंस वाली बात करें, जिसमें कि जैसे लाइफ इंश्योरेंस में टर्म इंश्योरेंस होता है जो केवल इंश्योरेंस, जैसे हम लोग कार का इंश्योरेंस कराते हैं, स्कूटर का इंश्योरेंस कराते हैं, आप प्रीमियम पे करते हैं, आपको मिलता तभी है जबकि आपके साथ कोई दुर्घटना हो, नहीं तो आपको हर साल प्रीमियम पे करना है। सिमिलरली लाइफ के इंश्योरेंस में भी टर्म इंश्योरेंस है, केवल इंश्योरेंस का प्रीमियम में पे करते हैं, केवल इवेंचुअलिटी में आपको वो पैसा मिलता है, बाकी पैसा नहीं मिलता। तो वहां पर कम प्रीमियम में भी ज्यादा अमाउंट का इंश्योरेंस हो सकता है। अभी कोई मतलब इन दोनों में जैसे एक इंडोमेंट प्लान जो होता है जिसमें कुछ रिटर्न मिलता है एट मैच्योरिटी, और उतने अमाउंट का यदि टर्म इंश्योरेंस लिया जाए तो दोनों के प्रीमियम में बहुत बड़ा फर्क है सर। यदि लोगों को बताया जाए कि नहीं ठीक है 500 रुपए महीना आप बचा रहे हो और 500 रुपए महीने बचा करके आप अपने परिवार के लिए 20 लाख का, 25 लाख का, 50 डिपेंडिंग अपॉन एज फैक्टर आपका इंश्योरेंस हो जाएगा 500 रुपए महीने में, तो वो तैयार हो जाएगा। लेकिन अब उसको आप बोलेंगे कि नहीं इतने प्रीमियम के लिए आपको 1 लाख रुपए साल का, इस पॉलिसी के लिए 75,000 1 लाख का प्रीमियम देना होगा, तो वो रकम उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो वहां पर उस व्यक्ति की गलती नहीं है, उसकी एजुकेशन की कमी जरूर है कि उसको मालूम नहीं है कि हम जो इंश्योरेंस कराने जा रहे हैं, इंश्योरेंस निवेश के लिए नहीं कराने जा रहे हैं, इंश्योरेंस के लिए कराने जा रहे हैं। तो प्रीमियम, कम प्रीमियम में भी कुछ अमाउंट का इंश्योरेंस, ज्यादा अमाउंट का इंश्योरेंस हो सकता है, तो लोगों में उसकी ग्राह्यता बढ़ेगी। लेकिन उसको ज्यादा बताया जाएगा तो हो सकता है उतना उसके पास साधन नहीं होगा। जैसा कि हम देखते हैं कि जैसे आयुष्मान योजना है, तो जिसमें प्रीमियम नहीं देना है उसको सब लोग चाहते हैं कि ये इंश्योरेंस हम ले लें, ये हमारे नाम से हो जाए। और जिसमें कम प्रीमियम है या कोई ऐसा इंश्योरेंस है जिसमें कि प्रीमियम जमा करते हैं, अगर मान लीजिए कि एक्सीडेंट नहीं हुआ, डेथ नहीं हुई, तो वो पैसा लैप्स ना होकर, मतलब कि उसका कुछ अमाउंट अगर मतलब ये अगर हो जाता है तो ठीक है, आपका पैसा गया है। लेकिन नहीं होता है, मान लीजिए कि आदमी का जीवन बचा रह जाता है, तो उसमें से कुछ अमाउंट अगर हमको मिले, मतलब तो उस तरह के हम लोगों की एक धारणा, मतलब मानसिक धारणा है कि कुछ वो चाहते हैं प्रीमियम देने के बाद। सर आपकी बात बिल्कुल सही है, इस तथ्य को कोई इनकार नहीं कर सकता है। ये इंश्योरेंस कंपनी अपने प्रोडक्ट को निकाले, बनाए, लेकिन मेरा जो मुख्य बात जिसको मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूं अभी, इंश्योरेंस को एज एन इंश्योरेंस, एज ए निवेश नहीं। हमने स्कूटर का इंश्योरेंस हम आप कराते हैं, कार का इंश्योरेंस हम आप कराते हैं, कहाँ पूछते हैं कि हमको मैच्योरिटी पर क्या मिलेगा? वो तो कह रहे भाई 1 साल के लिए हमने आपकी गाड़ी को इंश्योर कर रखा है, चोरी से, एक्सीडेंट से, फलाने से, धमाके से, फला, यही कहते हैं ना। तो क्या सिमिलरली हम अपने लाइफ का उस तरह का इंश्योरेंस नहीं कर सकते? लाइफ का इंश्योरेंस हमको स्कूटर कार के से वापस तो कुछ नहीं मिलता। इवन जो हेल्थ इंश्योरेंस हम लोग कराते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस में आपने करा लिया कि हमको 50 लाख का मेरा बीमा कर दीजिए स्वास्थ्य का, जो भी प्रीमियम बन के आता हो एज के हिसाब से हम हर साल पे करते हैं, उसमें से हमको वापस तो नहीं मिलता। हमारे पास एक ये कॉन्फिडेंस है कि यदि ऐसी कोई नौबत आएगी तो हमारा इतने रुपए तक का इलाज हो जाएगा। तो वो कॉन्फिडेंस जो है वो केवल इंश्योरेंस देता है। तो इंश्योरेंस एज एन इंश्योरेंस, नॉट इंश्योरेंस एज एन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए तो आपके पास अन्य साधन हैं ही, और जहां कहीं भी जो पैसा आप हमसे ले रहा है, जनता से ले रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं निवेश करना है, उसके साथ साथ अपने स्टैब्लिशमेंट का कॉस्ट भी चलाना है, उसके बाद उसमें से बचा हुआ पैसा आपको देना है। तो वहां पर तो अर्थशास्त्र के गणित, डिमांड, सप्लाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिटर्न, तमाम चीजें आने लगेंगी। हम बात कर रहे हैं कि इंश्योरेंस को यदि बढ़ाना है तो इंश्योरेंस एज एन इंश्योरेंस केवल बेचना होगा, लोगों को एजुकेट करना होगा कि भाई इसको आप लीजिए ताकि आपका
उस तरह की मतलब इवेंचुअलिटी में आपके पास एक कुशन बन के तैयार रहे, परिवार में बिल्कुल डिवास्टेशन नहीं हो जाए। अच्छा, तो ये भारत में कितने तरह के बीमा है? आप दो तरह से कह लीजिए, लाइफ का और नॉन लाइफ का। एक लाइफ मतलब लाइफ के लिए इंश्योरेंस है, और नॉन लाइफ में मान लीजिए कि हेल्थ इंश्योरेंस है और जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनके इंश्योरेंस है। लाइफ में भी तो कई तरह के, उसके अंदर पॉलिसीज अलग अलग है। एंडोमेंट पॉलिसी है, टर्म पॉलिसी है, मनी बैक पॉलिसी है, कुछ इक्विटी लिंक्ड LSS जो कहते हैं वो पॉलिसी है, पेंशन प्लान है, तमाम तरह के प्रोडक्ट्स उसमें आते हैं। वो लाइफ सेक्टर में लाइफ को इंश्योर करते हैं, मतलब व्यक्ति के मृत्यु के स्थिति में उसका वो इन्वोक होगा। और नॉन लाइफ है, नॉन लाइफ में हेल्थ इंश्योरेंस को भी हम लोग मान लें, और जितने हमारे सामग्री हैं, घर है, कार है, ये है, दुकान है, तमाम चीजें सब उसके अंदर क्रेडिट मतलब वो सारे उसमें कवर हो जाते हैं। वो नॉन लाइफ का है। मेजर यदि सेगमेंट किया जाए तो लाइफ का इंश्योरेंस और अदर देन लाइफ का इंश्योरेंस, उसमें प्रोडक्ट्स अपने अपने हिसाब से फीचर्स डालते हैं, उस हिसाब से वो प्रीमियम उनका जो एक्चुअरियल साइंस वाले प्रीमियम कैलकुलेट करके बताते हैं, प्रीमियम चार्ज करते हैं। प्रीमियम बेसिकली उसके टर्म्स, जो प्रोपोजर है मतलब जिसका इंश्योरेंस होने वाला है उसकी लाइफ मतलब उसका एज, उसकी और जो कुछ हेल्थ संबंधित जो पैरामीटर उनके होते हैं वो उसके आधार पर उसका प्रीमियम तय करते हैं। अमूमन हायर एज पर पॉलिसी लेने पर प्रीमियम बढ़ जाता है, लोअर एज पर प्रीमियम थोड़ा कम होता है। ये तो उनका अपना एक्चुअरियल है, उनका अपना कैलकुलेशन है। लेकिन एक सेगमेंट लाइफ का है और दूसरा सेगमेंट नॉन लाइफ का है। जी जी। तो अभी तो आप बता रहे थे कि भारत में इसकी ग्राह्यता बहुत कम है, तो विश्व में कौन ऐसे देश हैं, माने कुछ 5-10 ऐसे हैं जिनमें मतलब बीमा का घनत्व ज्यादा है, उसकी ग्राह्यता ज्यादा है? आंख बंद करके जो विकसित देश जिनको मानते हैं, आप उनका नाम एक लाइन से ले लीजिए, उसमें ज्यादा है। तो वहाँ क्यों होते हैं? फिर आपका जो पहले प्रश्न था जिस कारण से इंडिया में नहीं होते थे, वो कारण वहां पर नहीं है। वहां पर फाइनेंशियल एजुकेशन थोड़ी ज्यादा है, लोगों के पास रिसोर्सेज ज्यादा है, वहां पर इंश्योरेंस कंपनी की ट्रांसपेरेंसी थोड़ी ज्यादा है, इसलिए भाई उनके पास पैसा भी है, उनके पास ट्रांसपेरेंसी के साथ उनको प्रोडक्ट दिए जाते हैं। उनके इंश्योरेंस के प्रोडक्ट, उनको निवेश के प्रोडक्ट को इंश्योरेंस की तरह नहीं दिया जाता है। जो हमारे यहाँ नहीं है, जो उसके रास्ते में हर्डल्स हैं, वो उनके यहाँ वो हर्डल्स नहीं है। तो जो विकसित, अमेरिका का नाम ले लीजिए, अमेरिका दुनिया का सबसे ज्यादा इंश्योर्ड देश है। अब उसके बाद आप बढ़ते जाइए, उन सबों में वो परसेंटेज 100% तो कहीं नहीं है, लेकिन 50% से लेकर 35% के बीच में दिए आएंगे तो 12-15 कंट्रीज आ जाएंगे। हम लोग तो 10% से नीचे वाले, 3.5%, 4%, 5% वाले में। हमारे यहाँ जो इंश्योरेंस का जो मार्केट है वो काफी बड़ा है। हमारा कुछ आंकड़े थे हमारे पास इंडिया में करीब 11 लाख करोड़ साल का प्रीमियम हम लोग अभी भी कलेक्ट करते हैं। और इसमें भी ग्रोथ का रेट 17% है, लेकिन फिर भी अभी हमारा जो पेनिट्रेशन है वो 10% नहीं है। हमारे देश में करीब 57 मतलब प्लेयर्स हैं इंश्योरेंस के लैंडस्केप में। सरकार अपनी ओर से बहुत कोशिश कर रही है इसके इंश्योरेंस को बढ़ाने के लिए। भाई अब आप जैसे देखिए, क्रॉप इंश्योरेंस ये सरकार द्वारा मतलब इंड्यूस्ड है बहुत हद तक, उसका पैसा भी सब्सिडाइज्ड रहता है, सरकार पे करती है। सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस आपका आयुष्मान भारत है, उसका जो भी कॉस्ट होता है सरकार बियर करती है। बहुत लोगों के पास आयुष्मान है, तो जीवन ज्योति और करके जो एक योजना आई थी जो बैंकों में 26 रुपए और कुछ 200 रुपए इस तरह करके वो छोटे छोटे अमाउंट में उस खाता धारकों का इंश्योरेंस किया गया। तो इस तरह से नॉन लाइफ और लाइफ को इंश्योरेंस दोनों सेक्टर में सरकार अपनी ओर से भरपूर कोशिश करती है लोगों को कवर करने के लिए। लेकिन इंश्योरेंस को एज एन एसेंशियल हम लोग मान के चले, मतलब जनता उसके महत्व को समझे। चूंकि रिस्क सबके साथ है, रिस्क को सबको जानना होगा कि रिस्क है, और रिस्क को कभी भी रूल आउट नहीं किया जा सकता है, और हो जाने के बाद वापस नहीं जाया जा सकता, टाइम इरिवर्सिबल है। तो जब तक इंश्योरेंस को इस तरह से लोग नहीं जानने लगेंगे, तब तक इसकी जो ग्राह्यता है, इसका जो पेनिट्रेशन है वो नहीं बढ़ेगा लोगों को। और जो इसमें इस काम में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको विथ फुल ट्रांसपेरेंसी लोगों को बताना होगा, सही व्यक्ति को सही प्रोडक्ट देना होगा, अपने
अपने व्यक्तिगत आर्थिक लाभ के लिए गलत प्रोडक्ट गलत आदमी को नहीं देंगे। प्रोडक्ट अपने आप में कोई गलत नहीं होगा। जिन भी इंश्योरेंस कंपनी ने जो अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट बनाते हैं, जो अपने इंश्योरेंस के प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट गलत नहीं है। वो सही हाथ में है तो सही है, यदि उसको गलत आदमी के हाथ में, जो इनएप्रोप्रिएट आदमी के हाथ में दिया तो कहेगा प्रोडक्ट गलत है। तो सबसे पहली बात तो मेरा जैसे व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि टर्म इंश्योरेंस तो एज ए गार्जियन हम लोगों को भी एक प्राइमरीली होना चाहिए। जैसे ही कोई बच्चा हो, मतलब हम कहते कोई एक अपनी अपने सुविधा अनुसार कोई कट ऑफ डेट निकाल ले, चलो भाई मेरा बेटा पढ़ लिख गया, नौकरी करने गया, आज ही इसका कुछ न करो, पहला काम करो बेटा तुम्हारा टर्म इंश्योरेंस एक होना चाहिए। अब वो जितने अमाउंट का अफोर्ड कर सके। तो पता चला कि आप 22 साल 25 साल के किसी लड़के का 1 करोड़ का भी आप टर्म इंश्योरेंस से ले जाए तो बहुत नॉमिनल प्रीमियम आएगा, बड़े आराम से वो पे कर सकता है। लेकिन हम लोगों के दिमाग में जो इंश्योरेंस का जो डाला गया था, इंश्योरेंस का डाला गया था जिसमें कि रिटर्न मिलता है। तो निवेश के तौर पर जब मतलब लाइफ का इंश्योरेंस कराया गया तो वो प्रोडक्ट महंगे थे, वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। और एक समय था जब अपने इनकम टैक्स के लोगों को, मतलब इनकम टैक्स बचाने के लिए लोग खरीदते थे। ये भी एक मैं तो कह सकता हूं कि ये फाइनेंशियल मिथ था। आप इनकम टैक्स बचाने के लिए लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ले रहे हैं तो समझ लीजिए कि इंश्योरेंस नहीं ले रहे हैं, फिर आप कुछ और ले रहे हैं। तो इस तरह की, और मार्केट में इसी तरह का प्रिजम्पशन, मतलब जो क्या थॉट प्रिवेल करता था। बहुत से लोगों के पास एजेंट जाते थे, भैया आप बीमा करा लीजिए, तो बोलते हम क्यों ले, हमारा इनकम टैक्स थोड़े न लगता है। किसानों के पास जाइए, किसान कहते हैं कि हमको कौन सा इनकम टैक्स देना है, कृषि तो एग्जम्प्टेड है। लेकिन उनको मार्केट में एक परसेप्शन प्रिवेल कर रहा था कि बीमा कराना है माने इनकम टैक्स बचाना है तो बीमा करा लीजिए, जबकि बीमा का वो पर्पस नहीं है। बीमा का बेसिक पर्पस था किसी भी संभावित नुकसान में आपको एक छतरी देने का, आपको एक सुरक्षा का कवच देने का। तो जब इस उद्देश्य से इतनी क्लैरिटी से देश की जनता को, लोगों को समझाया जाएगा, बेचा जाएगा, तो इंश्योरेंस प्रीमियम कम पर ज्यादा लोग इंश्योर्ड होंगे। और जो विकसित देशों की बात मैंने कहा कि विकसित देशों में इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन ज्यादा है, वो इसलिए है ना कि यदि कोई इवेंचुअलिटी हुई तो वो व्यक्ति सड़क पर नहीं है। आज रईसी से जी रहा था, कल भिखमंगा नहीं बनेगा। जबकि हम लोग अपने देश में ऐसी कई बार स्थिति देखते हैं कि हंसता भला पूरा परिवार, हंसता खेलता परिवार अगले दिन मोहताज हो जाता है अपने संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों के लिए, और जो कोई लंबे समय तक कोई साथ देने वाला मिलता नहीं है। तो एक बढ़िया परिवार, जो विकसित परिवार था, वो पता चला कि सड़क पर आ गया है, और उस हालत में बचाने वाला केवल इंश्योरेंस है। तो इंश्योरेंस के प्रति जागरूकता इस परिप्रेक्ष्य में बढ़ाना होगा। और सबसे पहले उनको एक ऐसा इंश्योरेंस, ये आदमी को, मतलब जो इंश्योरेंस उनको प्रोडक्ट पिच कर रहा है, कि मैं तो कहता हूं कि उसकी जिम्मेदारी है कि उसके असेसमेंट करे, उसके इनकम को और उसकी रिपेइंग कैपेसिटी को, उसके फर्दर रिक्वायरमेंट को, और पहला ही उसको प्रीमियम, पहला इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेच करे टर्म इंश्योरेंस, इतना का आप ले लीजिए। उसके बाद फिर जो जितने दूसरे प्रोडक्ट हैं इंश्योरेंस में ही निवेश कराने का, चाहे और कराने का, वो कराए।